2.7 पे आते हैं। ठीक है, प्राइस चेंजेस के टॉपिक के बाद तक हम इतना समझ चुके हैं कि मार्केट में अगर किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज होते हैं, मतलब चेंज कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो बढ़ सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। तो अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो उस पर डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है और सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करती है। प्राइसेस अगर बढ़े तो डिमांड कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि क्वांटिटीज डिमांडेड कम हो जाती हैं, और सप्लाई कुछ ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि बढ़ते हुए प्राइसेस पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है। वजह हमें पता है कि सप्लायर और इनकरेज हो जाता है कि मज़ीद यूनिट्स को सप्लाई करे उस प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल जो हम पीछे से मिसाल लेके चलें बूट्स की, वो सप्लायर मोटिवेट हो जाता है कि और बूट्स, अगर बूट्स की मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिल रहे हैं तो सप्लायर मोटिवेट हो जाता है कि वो बूट्स की सप्लाई बढ़ा दे, क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा में इजाफा कर दे, बिकॉज द सप्लायर इज फाइंडिंग बेटर प्रॉफिट्स इन बूट्स नाउ देन अदर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कल तक बूट्स अगर उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थे तो अब बूट्स बेटर अपॉर्चुनिटी बन गए दूसरी अपॉर्चुनिटी की नस्बत, क्योंकि बूट्स के प्राइसेस बढ़ गए। क्लियर, ये बात हमने सप्लाई को लेकर सीखी थी। और क्वांटिटी डिमांडेड को लेकर, मतलब डिमांड को लेकर क्या सीखी थी कि हर प्राइस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी अगर प्राइस बढ़ते हैं, और हर प्राइस पॉइंट जो कि लोअर है उस पर क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, बढ़ेगी। कैसे रिस्पॉन्ड करेगी समझ गए हम, ठीक है ना। हाउ इट विल रिस्पॉन्ड वी हैव अंडरस्टूड कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है प्राइस के गिरने पे, और क्वांटिटी सप्लाइड गिरती है प्राइस के गिरने पे। प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है। दिस इज हाउ द मार्केट रिस्पॉन्ड्स। अब अगला सवाल है बाय हाउ मच। मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी का जवाब तो आ गया, कितना रिस्पॉन्ड करेगी। अब अगला सवाल यह है डिग्री क्या है रिस्पॉन्स की, किस 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 दर्जे तक रिस्पॉन्ड करेगी। मिसाल के तौर पे अगर पेप्सी और कोक दो सब्सटीट्यूट्स हैं, दोनों 50-50 रुपीज़ के हैं, तो अगर सेम 500 ml की बॉटल पेप्सी की 50 की जगह 55 पे चली जाए, सिर्फ 10% प्राइस में इजाफा हो रहा है, 50 से 55 पे जा रही है, तो पेप्सी की प्राइसेस, ठीक है ना, किसकी, पेप्सी की। तो पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड पर देखो क्या होगा। पेप्सी के प्राइस 50 से 55 पे चले जाएं अगर, कितना परसेंट का इंक्रीज है, 10% का इंक्रीज है। बेस उसी को रखना जहां से चले, तो चेंज कितना है, 5 का, इंक्रीज 5 का है। डिवाइड 55 से नहीं करना, डिवाइड उससे करना जिससे स्टार्ट हुए, ठीक है ना, डिवाइड बाय 50, तो 5 डिवाइड बाय 50 बनता है 10%। ठीक है, 10% का प्राइस में इंक्रीज आया, तो प्राइस इंक्रीज आपका, अगर मैं कहता हूं प्राइस इंक्रीज बाय 10%, क्वांटिटीज डिमांडेड डिक्रीज होंगी, ये तो पता है। पहले हमारे पास क्वांटिटीज डिमांडेड रोज की 400 बॉटल्स बिक रही थी, लेट्स सपोज से 50 से 55 की प्राइस, तो 400 की जगह अब सिर्फ 150 बॉटल्स बिक रही हैं। वाई, पीपल आर, अब और ये 150 भी वो ले रहे हैं जो कोक लवर्स हैं, ठीक है ना। 5 ऊपर क्यों दूं भाई मैं, पेप्सी की जगह कोक दे दो। पेप्सी 5 रुपए ऊपर क्यों हो गई, अगर कोक ने अपने प्राइस, ऑल एल्स रिमेनिंग सेम, कोक ने अपने प्राइस ना बढ़ाए, लेट सपोज मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने प्राइसेस ना बढ़ाए, तो 5 रुपए इंक्रीज होने से खट करके डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो कितने डिमांड डिक्रीज हुए, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुए पता है। पेप्सी की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर डिक्रीज हुई है, यहाँ पर 250 डिवाइड बाय 400, ठीक है ना, ये हो गई 5/8, ठीक है। 5/8 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना परसेंट बनता है, 62.5%। 62.5% से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो गिरी है। ये तो पता था प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांड गिरेगी। मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी डिमांड गिरेगी, लेकिन कितनी गिरेगी ये कल अगला सवाल है। इतनी गिरेगी कि 10% चेंज इसमें कर रहे हो तो 62.5% से आपकी जो है क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाएगी।
तो अब आप ये चेक करो कि आप 50 रुपये में चीज़ बेच रहे थे, 400 यूनिट्स बिक रहे थे, ठीक है ना, तो 2000 राइट, 2000 यूनिट्स बिकते, ठीक है, 2000 यूनिट्स नहीं रेवेन्यू होता, यूनिट्स तो 400 है और हर बॉटल 50 की बिक रही है, रेवेन्यू कितना होता 2000 का। अब आप ज़रा ये चेक करो कि अगर आपने से 55 बढ़ा दिया प्राइस के, यार मेरे रेवेन्यू अच्छा हो जाएगा, तो कितनी क्वांटिटीज़ बिक रही है 150, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 50 ऊपर वाला बेटा 20,000 रुपये गलत किया आपने, 2000 नहीं है। I'll repeat this part, इस पार्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ सो दैट इट कैन बी कट। फर्स्ट टाइम में कैलकुलेशन से करेक्ट करवाई है। अगर 50 रुपए की एक बॉटल बिक रही होती तो 400 यूनिट्स बिकते, तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना होता 5 4 जा 20 और फिर 3 0 20,000 रुपीज़, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ा के 50 से 55 पे ले गए तो कितनी बिक्री है 150, तो रेवेन्यू कितना होता 8250। तो आप चेक करें रेवेन्यू में आपको लग रहा है मैं प्राइस बढ़ा के ज़्यादा कमा लूंगा, लेकिन इस ऑल्टरनेटिव में क्या नुकसान है, नंबर ऑफ यूनिट बहुत कम बिकेंगे और रेवेन्यू बहुत खतरनाक से डिप करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिवनेस कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी ये प्रोडक्ट, हल्का सा प्राइस चेंज पे खतरनाक रिस्पॉन्ड करेगी मार्केट, फौरन इधर से उधर हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट, इसके क्लोज सब्सटीट्यूट मौजूद हैं, सही। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो हाईली रिस्पॉन्सिव होती है, बिल्कुल यूं रिस्पॉन्ड करती है, और खतरनाक अगर कंपटीशन क्रिएट करना है तो दो आपके पास वेंडिंग मशीन्स हैं, उसके अंदर आप कॉइन डाल के कोक का कैन निकाल लो, एक वेंडिंग मशीन के अंदर हमें मिसाल के तौर पे 50 रुपए डालने हैं, दूसरी वेंडिंग मशीन कहती है 55 रुपए डालने हैं, दोनों वेंडिंग मशीन से रोज के 200 यूनिट्स निकलते थे कोक के। अब दूसरी मशीन दोनों 50 तक ही चल रही थी, लेकिन दूसरी मशीन ने अगर 50 से 55 कर दिया रुपया तो 200 की 200 जीरो हो जाएगा। कोक ही निकालनी है तो मैं उस वेंडिंग मशीन से क्यों निकालूं, इसी से ना निकाल लूं 50 में, सही। कंपटीशन इतना क्लोज हो गया कि आपस में दो वेंडिंग मशीन रखी हुई है, दो एटीएम्स हैं, अगर एक एटीएम है जो कि एटीएम की ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर ज्यादा ले रहा हूं, ऐसा वैसे वेरी नहीं करता है एटीएम वालों के, एक स्टैंडर्ड चार्ज ही होता है, लेकिन अगर अलग अलग होता कि एक एटीएम का ट्रांजैक्शन चार्ज 10 रुपए है, पैसा निकलवाने के 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज है, और दूसरा एटीएम भी 10 रुपए, तो दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होगी आवाम वहां पर। लेकिन अगर एक एटीएम जो कि 10 रुपए चार्ज कर रहा था वो 10 से 12 कर देता है, 20% भैया 10% 10 से 11 कर देता है, बंदा जनरली इन द मार्केट कंडीशंस वहां पर नहीं, यहां पर एटीएम बी के से पैसा निकलवाएगा। उसमें भी ये छोड़ देना कि एटीएम बी में तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, तो बंदा ये भी तो सोच सकता है इतनी लंबी लाइन से बचने के लिए मैं 1 रुपया ऊपर दे दूं। प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर फिर आप और वेरिएबल्स घुसाते हो, लेकिन और वेरिएबल्स ना घुसाओ इकोनॉमिक्स समझने के लिए। आपको दो में से जो चीज सस्ती लग रही है आप वहां जाओगे, राइट, क्लियर है। तो कभी कभी हाई कंपटीशन की वजह से जब कॉम्पिटेटिव मार्केट हो, जब क्लोज सब्सटीट्यूट्स मौजूद हो प्रोडक्ट्स के, तो हल्का सा इंक्रीज भी अगर मार्केट के अंदर प्राइस में होता है ना, तो लोग फौरन स्विच कर जाते हैं सब्सटीट्यूट पे, तो खतरनाक रिस्पॉन्ड करता है वो। और हल्की सी भी लो अपने प्राइस की तो दूसरों की क्वांटिटी डिमांडेड आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी आपकी तरफ। एक्चुअली दूसरों से क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे लोग, या बल्कि शिफ्ट बैकवर्ड्स कर देंगे, और आपके प्राइस कम होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही है? तो ये कहलाती है हाई रिस्पॉन्सिवनेस। अभी आप इसको पढ़ेंगे, इसकी टर्म हाई रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, वो टर्म तो मैं भी आपको बताऊंगा क्या है। इसी तरह सप्लाई के अंदर समझो, एक सप्लायर है जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो मिसाल के तौर पे दो उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके ऊपर वो पैसा स्पेंड कर रहा है। एक अपॉर्चुनिटी है जो हर $100 लगाने के बदले 100 का, इसलिए मिसाल देता हूं ताकि आप परसेंटेज भी निकाल सको, हर $100 लगाने के बदले 20 ऊपर दिलवाती है, ठीक है। दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि हर $100 लगाने के ऊपर वो भी 20 ही दिलवाती है। चलो, और अगर सप्लायर ये ऑफर कर रहा है तो यही ऑफर करता रहेगा,
पहले से, क्यों करेगा फजूल में ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर 20 से 21 हो जाती है, 20 से 21 मतलब 5% का इंक्रीज, जो दूसरी प्रोडक्ट है उसको सेल करने पे रिटर्न 20 की जगह 21 मिल रहा है, तो सप्लायर यहाँ स्विच हो जाएगा। 5% का इंक्रीज है खाली, लेकिन सप्लायर यहाँ स्विच हो जाएगा पूरे का पूरा। सही है। अभी $100 को देख के आप ये नहीं सोचो कि उधर में $20, $21, $1 का तो फर्क है बेटा, ये पर $100 की इन्वेस्टमेंट है। अब मिसाल के तौर पे एक यूनिट $100 का खरीद के 120 का बेच रहा है वो, और एक यूनिट 100 का खरीद के 121 का बेच रहा है। मैं कह रहा हूँ 121 वाले पे जाएगा। आप कह रहे हो कि अगर वो 100 वाला पहले से अगर खरीद के चल रहा हो मार्केट में, तो क्यों $1 के लिए स्विच करेगा। पहली बात तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने कल भी मतलब लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि हम ये नहीं सोचते कि कोई चीज़ हो चुकी है, ऑल्टरनेटिव्स है। 2 ऑप्शंस दिए जाए तो आप किस पे जाओगे, कि 100 की चीज़ 120 पे बेचने वाले पे या 100 की चीज़ 121 वाले पे। तो वो प्रोडक्ट जो जिस पे 100 लगा के 121 पे बिक रही है आप उस पे जाओगे। सही है। अब और कहने को $1 अभी नजर आ रहा है। लेट्स सपोज अगर ये 1 मिलियन यूनिट्स होते, 1 मिलियन यूनिट्स होते ना अगर, तो $1 का इजाफा $1 मिलियन के बराबर होता आपके। $1 का इजाफी प्रॉफिट $1 मिलियन का इजाफी प्रॉफिट कहलाता। वो ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स के ऊपर हर यूनिट पे अगर $20 बच रहे हैं तो 1 मिलियन यूनिट्स पे $20 मिलियन का प्रॉफिट होता। नीचे वाले केस में $21 मिलियन का प्रॉफिट होता। एक इजाफी $1 मिलियन से तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते, राइट। तो उस मिसाल को अगर ना समझ पा रहे हो ना कि ₹1 या $1 से क्या होता, वो आप क्वांटिटीज में जाके इमेजिन करना फिर क्या होता है। सही। तो आप डिसीजन वही लोगे चाहे ₹1 भी ज्यादा। तो सप्लायर को ₹1 भी ज्यादा मिल रहा हो अगर प्रोडक्ट बी के अंदर, तो प्रोडक्ट ए पूरी छोड़ देगा। प्रोडक्ट ए के और बी के कुछ ऐसा मामला था कि प्रोडक्ट पहले तो ए में उसको $20 बच रहा था, पर प्रोडक्ट सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए कि उसको जो है ना प्राइस, यहाँ प्राइस लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो प्रॉफिट भी लिख देता बहरहाल, लेकिन प्राइस उसको प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट ए का नहीं, $120 का प्राइस मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ए के मिसाल के तौर पे वो 1000 यूनिट्स सप्लाई करने के मोड में है और बी का 0, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से, क्योंकि अगर 120 का बिक रहा है ए और 120 का बिक रहा है बी, तो वो सोचता है कि अगर मैं 120 मेरी सेलिंग प्राइस है ए की और बी की भी 120 सेलिंग प्राइस रखो, कॉस्ट मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी सी। ए की कॉस्ट है 100, तो ए के अंदर बचेगा 20 और बी की कॉस्ट है 100 मिसाल के तौर पे 18, तो इसमें 118 नहीं 122, तो इसमें इसको क्या 102 एक्चुअली 120 में से 102 माइनस करो क्या बच रहा है 18। तो 120 की प्राइस वाली प्रोडक्ट को वो सबसे ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, सारे का सारे बेच देगा 120 की प्राइस वाली, ठीक है। और बी एक भी नहीं, क्योंकि बी में पर यूनिट 18 बच रहा है खाली। लेकिन अगर प्राइस कुछ यूं हो जाए मिसाल के तौर पे, खैर ए की प्राइस में चेंज ना हो लेकिन बी की प्राइस चेंज हो जाए, बी की मार्केट प्राइस 120 से बढ़ के थोड़ी सी बढ़ जाए, बी की मार्केट प्राइस 124 हो जाए, 120 से बढ़ के प्राइस बी की 2 अलग अलग कॉलम बना दे, यहाँ पे 120, ठीक है, ताकि मुझे वहां से नहीं लेके आना पड़ता। 1 मिनट, ये बी का केस यहाँ चल रहा है। बी 120 की होगी तो एक भी नहीं बेचेगा, सारी की सारी ए बेचेगा। लेकिन ए 120 की ही हो पर बी 124 की बिकने लगे, तो बी अगर 124 की बिकने लगे तो क्या होगा उसके साथ, उसको प्रॉफिट कितना बचेगा 22, ठीक है। जबकि ए 120 की बिक रही है प्रोडक्ट, तो उससे $2 ऊपर अगर होगा तो इस ऑल्टरनेटिव पे सप्लायर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा मैं बी के यूनिट्स बेचूं, सारी रिसोर्सेज किस पे लगा देगा, बी को प्रोड्यूस करने में। ए 0 बनाएगा, फिर सबका सब क्या बी पे लगा देगा। तो बी के मिसाल के तौर पे 1000 यूनिट्स बेच रहा है, तो आप देख रहे हो कितना % इंक्रीज है। 4 डिवाइडेड बाय 120, 4 से बड़ी प्राइस, $4 से बड़ी प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या है $4 डिवाइड बाय 120, तो 1/30, ठीक है ना। 1/30 इज इक्वल टू 0.
0.33, ठीक है ना, 0.033 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर मैं करता हूँ तो 3.3%, 3.33% से प्राइस बढ़ी है, खाली प्राइस अप गई है 3.3% से। और क्वांटिटी सप्लाइड सप्लायर की तरफ से कहां से कहां पहुंच गई पता है, इनफाइनाइट, 0 से 1000 पे चली गई, तो 1000 डिवाइड बाय 0 तो इनफाइनाइट कहलाए ना, 0 कुछ थी ही नहीं और कुछ बन गई, तो 0 से तो 1 पे भी चली जाए इनफाइनाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट चेंज करो इसको, ठीक है ना। तो वो कितना चलेगा, आप 100% से भी ऊपर कर लो, मतलब इट्स लाइक इन्फिनिटी इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इनफाइनाइट इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, समझ आ रहा है, इतना सा चेंज किया। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हाई है इसकी, इस प्रोडक्ट की। कुछ केसेस के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस इतनी हाई नहीं होती। अब वो आगे आप पढ़ोगे, मैं खाली बताना चाह रहा हूं कि मार्केट रिस्पॉन्ड कैसे करती है, ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है। प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगी, प्राइस गिराओगे क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। और सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करती है, प्राइस बढ़ाओगे तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिराओगे क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। कैसे को अब हटाओ, कितने से करती है, ये चीज हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर। किसमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नहीं बोला मैंने, प्राइस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं ये चीज। अगर आप सिर्फ डिमांड को लेकर पढ़ो तो आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर के टॉपिक पे हो, सप्लाई को लेकर पढ़ोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टॉपिक पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक पे आते हैं, ये जो कि 2.7 है, फिर 2.8 है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कह रहे हैं सो फार वी हैव स्टडीड दैट द लॉ ऑफ डिमांड सजेस्ट्स दैट, मैं एक मिनट यहां पर एक बात रिपीट कर, देखो जो मैं करवा देता हूं ना रफली, वो आगे तक का बहुत कुछ होता है, रफ होता है वो, तो दोबारा जब चल रहा हूं ये मत सोचिए तो बड़ी रिपीटेटिव सी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज उससे पहले मैंने ऑलमोस्ट वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया हूं, बट उसको ऑन पेपर विद वर्ड्स भी तो समझना है ना, तो रिपीटेटिव भी लगे, जस्ट गेट थ्रू इट, फोकस पर भी रखना। सो फार वी हैव स्टडीड कि लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पीछे पढ़ा था वो क्या सजेस्ट करता है कि प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज के, गुड्स भी हो सकता है सर्विसेज भी, जब भी मैं गुड्स बोलूँ ना सर्विसेज आप अज्यूम कर लेना, ठीक है। तो कोई भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, सही। अगर प्राइसेस गिरते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपेंड होगी, या एक्सटेंड भी कहलाता है, ये मूव अलोंग द कर्व है प्राइसेस की वजह से। However, firms and economists would like to know by how much, ये गिरेगी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी और कितने से गिरेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज्यादा नहीं गिर रही ज्यादा नहीं बढ़ रही तो मसला नहीं है वो किसी भी प्रोड्यूसर को या इकोनॉमिस्ट को। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर सोचे कि यार मैं अगर 120 से 125 कर देता हूँ तो क्या फ़र्क आएगा, भाई सर आपके 120 के हिसाब में आप 10,000 यूनिट्स बेच रहे थे, 125 जब कर देंगे प्राइस तो 950 यूनिट्स बेचोगे, तो वो सोच रहा है कि यार 120 के हिसाब से अगर मैं 10,000 यूनिट्स बेच रहा था तो मुझे 1.2 मिलियन बच रहा था, 125 के हिसाब से अब मैं 950 यूनिट बेचूंगा तो 120 के हिसाब से 10,000 और 9,950 कहना चाह रहा था मैं, सॉरी नॉट 950, 100 एक सप्लायर को अगर पता चलता है कि वो अगर 120 की प्राइस पे 10,000 यूनिट बेच सकता था तो उसको 1.2 मिलियन बच रहा है। अगर वो प्राइस 125 की कर दे तो वो सिर्फ 50 यूनिट्स कम होंगे, मार्केट ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी 9,950 यूनिट सेल कर पाएगा, 10,000 से सिर्फ 50 कम, तो इतने कम यूनिट्स नहीं हुए, लेकिन प्राइस कितने से बढ़ गई, $5 से बढ़ गई, तो 1.243 मिलियन या 1,243,750 कमा, तो ज्यादा कमा पा रहा है क्योंकि मार्केट इतनी हाई रिस्पॉन्सिव नहीं है इस केस में, सही है। अच्छा कभी कभी होती है इक्वल रिस्पॉन्स, मिसाल के तौर पे जब 50 रेट थे तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 यूनिट्स, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे रेट जो है वो 50 से 40 पे जा चुके, ठीक है, 40 रेट हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कुछ भी ऐसी 5,000 से जरा मैं कर दूं जरा डिवाइड 40 पे, हाँ 40 पे रेट चले गए, तो अब 100 की जगह क्योंकि रेट आपने कम किया तो लोग 125 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, तो वही 5,000 बड़ी बात,
समझ आ रही बात? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने रेट जो रखे हुए हैं उससे 10% बढ़ाए तो लोग 10% कम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, तो बात तो वही हो गई। आपने 10% रेट गिराए तो लोग 10% और क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, सेम वे, बात वही है। तो इसमें तो आप कह सकते हो कि इक्वल है आपकी जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस या इलास्टिसिटी कहलाती है, आपकी इलास्टिसिटी इक्वल है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हल्के से प्राइस बढ़ाए पूरी डिमांड गायब हो गई, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपका बैठा हुआ है जो कि वही चीज़ फराहम कर रहा है सस्ते में। क्लियर है? और जब भी मार्केट जो होती है ना, वहां पर ये नहीं हो सकता कि आप अंधेधुंध प्राइसेस चार्ज करो। एक अच्छा बिजनेसमैन इस बात को समझता है कि मैं मार्केट में बैठा हुआ, कंपेटिटर्स बहुत सारे मौजूद हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता अंधाधुंध ऊपर प्राइस कर जाऊँ, वो बंदा भाग जाएगा फॉरन वहाँ से, उसके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। सो इकोनॉमिस्ट और फर्म्स को इसलिए ये अपनी डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए पता होना जरूरी है कि कितनी रिस्पॉन्सिव, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, किस हद तक रिस्पॉन्ड करेगी मार्केट। पता चला जरा से प्राइस बढ़ाने में मार्केट डिमांड गायब हो जाएगी तो वो कुछ भी करके प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। ऑल्दो उनको बोला जा रहा है प्रोडक्शन की टीम की, उनको बोला जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि भाई प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे प्रॉफिट्स कमाने के लिए, तो हमें तो जितने का पड़ा हम उतने का बेच रहे हैं। वो कहेंगे नहीं हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो क्या करें? तो फिर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दो ताकि आप कॉस्ट गिरा दो, विद इन द सेम प्राइस आप कमा लो। तो वो अपना डिसीजन चेंज किया उन्होंने, प्राइस ना बढ़ा के कॉस्ट गिराने वाले डिसीजन पे गए। इसीलिए बहुत सारे हम देखते हैं कॉन्फेक्शनरी आइटम्स है, स्टेशनरी आइटम्स है, बहुत सारे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं FMCG आइटम्स कहलाते हैं, जो कि हमें सुपर स्टोर्स में सारे रैक्स पे नजर आते हैं ना, वो FMCG आइटम्स कहलाते हैं। तो उनके ऊपर आप देखोगे मतलब प्राइसेस, अगर फॉर एग्जांपल कोई नूरपुर का मिल्क है, ऑलपर का मिल्क है, मिल्क पैक का मिल्क है, वो सारे मोर और लेस सेम प्राइस रेंज के अंदर ही होते हैं। अगर कल को महंगाई बढ़ जाए तब भी वो प्राइस नहीं बढ़ा पाते, या बढ़ाते हैं तो सब एक साथ ही बढ़ाते हैं नेचुरली, वो कोशिश करते हैं अपनी कॉस्ट गिराने की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिस्किट के पैकेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई 5 कोकोमो आती थी, वो 5 से अब 4 कर दी, लेकिन कोकोमो के प्राइस नहीं बढ़ाए, वो 5 रुपए की ही रखी। फिर और महंगाई हो गई तो वो 4 कोकोमो से 3 उस कोकोमो के पैकेट में आपको बिस्किट्स मिली, ठीक है, लेकिन वो प्राइस फिर भी 5 ही रुपए रखी। वाई? बिकॉज अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कोई कंपेटिटर जो कि ऑल्दो कम दे रहा है माल, लेकिन क्योंकि सस्ता दे रहा है लोग उस पर चले जाए। सही है? तो कभी कभी ये डिसीजन मेकिंग के रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगी, ये मदद देती है आपको आपके उस पैटर्न के अंदर के जिसमें आप कमा सकते हो। वरना अगर ये वाली आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो ऐसा मुमकिन है कि आप बिजनेस से ही आउट हो जाओ पूरे।